हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, आज है बीपीएससी एईडीयू सीरीज़ का डे 19 और आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मौर्य वंश, क्योंकि मगध साम्राज्य का बाकी सारे जो भी वंश थे वो हमने कल के वीडियोज़ में देख लिया है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आपको जानना है तो डे 18 का वीडियो जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मौर्य वंश के बारे में। दोस्तों, मौर्य वंश भारतीय इतिहास का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था, जिसकी स्थापना 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा की गई थी। इस वंश ने भारत में केंद्रीकृत शासन, सुदृढ़ प्रशासन, अस्थायी सेना, कर व्यवस्था तथा लोक कल्याण की अवधारणा को विकसित किया। मौर्य काल में राजनीति के साथ साथ समाज, अर्थव्यवस्था, धर्म और कला का भी व्यापक विकास हुआ। दोस्तों, मौर्य वंश जो था वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था, किंतु नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद ने अत्यधिक कर, दमनकारी शासन और जनता में असंतोष के कारण उसके प्रति विरोध बढ़ गया था। इसी परिस्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में नंद वंश को समाप्त किया और मौर्य वंश की स्थापना की। यह भारतीय इतिहास में सत्ता परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है और इसके मुख्य स्रोत हैं अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका, अशोक के अभिलेख आदि। अब हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक और एक महान शासक थे और इनका टाइम पीरियड था 321 से 298 ईसा पूर्व। यूनानी इतिहासकारों ने उन्हें सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहते थे, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने की थी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को पराजित कर मगध की सत्ता अपने हाथ में ली और एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो उत्तर पश्चिम भारत में सिकंदर के उत्तराधिकारियों से संघर्ष किए और सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। इस युद्ध के बाद हुई संधि के अनुसार चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के क्षेत्र प्राप्त हुए, जबकि सेल्यूकस को 500 युद्ध हाथी दिए गए तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में हिंदकुश पर्वत से दक्षिण में कर्नाटक और पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। जीवन के अंतिम वर्षों में उसने जैन धर्म को अपनाया तथा राजपाट त्याग कर दिया और श्रवणबेलगोला में जैन मुनि भद्रबाहु के साथ तपस्या करते हुए जीवन समाप्त किए। तो इनके जो जैन गुरु थे वो भद्रबाहु थे और इनका जो चंद्रगुप्त मौर्य का था वो तपस्या स्थल वो श्रवणबेलगोला था। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम में आते रहते। फिर बात करते हैं हम बिंदुसार की, जो कि 298 से 272 ईसा पूर्व इनका टाइम पीरियड था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो बिंदुसार थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ये सिंहासन पर बैठे और यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात और सिमसेन जैसे नामों से संबोधित किया, जिसका अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य और अधिक स्थिर तथा सुरक्षित हुआ। उसके समय विदेशी राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित हुए, जिसमें सीरिया और मिस्र प्रमुख थे। तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपनी पुत्र अशोक को भेजा, जिससे अशोक की प्रशासनिक क्षमता का परिचय मिलता है। धार्मिक दृष्टि से बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो विद्रोह दमन के लिए अशोक को उसने भेजा था बिंदुसार ने, और जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय से था। जो बिंदुसार थे वो आजीवक संप्रदाय से थे और आजीवक संस्थापक जो थे वो मखलीपुत्र गोसाल थे। अब बात करते हैं अशोक सम्राट की, जो कि महान द ग्रेट अशोक का थे, जिनका टाइम पीरियड था 269 से 232 ईसा पूर्व। बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा, जो कि बिंदुसार का पुत्र था। सिंहासन पर बैठने से पहले वह उज्जैन का राज्यपाल था और प्रारंभ में उसका स्वभाव कठोर तथा युद्ध प्रिय था। सिन्हली ग्रंथों में उसे अशोक वर्धन कहा गया, जबकि अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो थी कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में हुई थी।
इस युद्ध में अत्यधिक जनधन की हानि हुई, जिससे अशोक अत्यंत व्यथित हुआ, और इस युद्ध का वर्णन उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में गहरा परिवर्तन आया और उसने हिंसा का मार्ग त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। इसके बाद उसने धर्म की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य अहिंसा, करुणा, नैतिकता और धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करना था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अशोक ने अपने पुत्र को कहाँ भेजा था और उन लोग का नाम क्या था, पुत्र पुत्री का। तो उनके पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्हें श्रीलंका भेजा था। तो अगर ये भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आते रहता है कि अशोक के शासन के प्रमुख वर्ष, तो 9वां जो वर्ष था वो कलिंग युद्ध से था, 10वां वर्ष फिर उन्होंने बोध गया की यात्रा की, 12वें वर्ष में निगाली सागर की यात्रा की, तथा 13वें वर्ष में धम्म का शिलालेखों में अंकन हुआ है, और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति हुई, तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा, जिसमें अशोक ने कर घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के शासन के प्रमुख कार्य, अशोक ने अपने शासनकाल में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की ताकि जनता में नैतिक मूल्यों का प्रचार किया जा सके। उसने लुम्बिनी की यात्रा कर वहां की कर दर को घटाकर 1/8वां भाग कर दिया, जैसा कि हमने ऊपर देखा। अशोक के शिलालेख और स्तंभ उसके शासन, धम्म नीति और लोक कल्याण की भावना के प्रमुख स्रोत है। अब बात करते हैं मौर्यकालीन प्रशासन की। मौर्य काल में केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की गई थी, जिसमें राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र होता था, और राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद और विभिन्न उच्च अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्पष्ट नियम और उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए थे। साम्राज्य के प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिनका प्रमुख कुमार या आर्यपुत्र होता था। तो पहले जानते हैं कि ये मौर्य प्रशासन के जो अधिकारी थे वो कौन कौन से थे। तो जो अमात्य था वो प्रशासनिक अधिकारी था, और जो तीर्थ था वो उच्च अधिकारी था। संहारता राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का प्रधान, और जो पन्याध्यक्ष थे वो वाणिज्य विभाग के प्रधान थे, और अक्षपटलाध्यक्ष जो थे वो महालेखा विभाग के थे, और सेनापति जो थे वो सैन्य विभाग के। तो आपको ध्यान रखना है, अमात्य प्रशासनिक अधिकारी, तीर्थ उच्च अधिकारी, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष, सीताध्यक्ष जो होते थे वो राजकीय कृषि विभाग के प्रधान होते थे। वहीं जो पन्याध्यक्ष होते थे वो वाणिज्य विभाग का प्रधान होते थे, और जो अक्षपटलाध्यक्ष है वो महालेखाकार होते थे, और जो सेनापति होता था वो सैन्य विभाग का होता था। ग्राम स्तर तक प्रशासनिक व्यवस्था विकसित थी, और ग्राम का प्रमुख ग्रामिक कहलाता था, और नगर प्रशासन जो था वो 6 समितियों द्वारा संचालित होता था, जिसमें कुल 30 सदस्य होते थे। तो मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन हुआ था, देश जो कि केंद्र में था, प्रांत, फिर विषय, फिर ग्राम। तो आपको ध्यान रखना, मौर्य काल में साम्राज्य का विभाजन देश, प्रांत, विषय, ग्राम। अब बात करते हैं मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था की। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। कृषि से उपज का 1/6 भाग कर के, मतलब कृषि की से उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, और उद्योग और व्यापार से भी कर प्राप्त किया जाता था, तथा भड़ौच उस समय का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। भड़ौच गुजरात में है, और उस टाइम पे कर चोरी पर मृत्युदंड तक की सजा दी जाती थी, और जो व्यापार का तो 1/10 था, मतलब 1/10 पार्ट। अब बात करते हैं मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के बारे में। मौर्य काल में समाज 4 वर्णों में विभाजित था। समाज की जो चारों वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और समाज में महिलाओं की स्थिति जो थी वो अपेक्षाकृत अच्छी थी, जबकि कुछ सामाजिक बुराइयों के प्रमाण भी मिलते हैं। दास प्रथा का सीमित रूप में प्रचलन था। बात करते हैं मौर्यकालीन कला और संस्कृति की। मौर्य काल में कला और स्थापत्य का उल्लेखनीय विकास हुआ था। स्तंभ, गुफाएं और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां जो थी वो मौर्यकालीन कला के प्रमुख उदाहरण हैं। दीदारगंज की यक्षिणी तथा लोमेश ऋषि की गुफाएं इस काल की उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धियां मानी जाती थी। अतः मौर्य वंश जो था वो भारत को राजनीतिक एकता,
सुदृढ़ प्रशासन, नैतिक शासन और सांस्कृतिक समृद्धि प्रदान की। भारतीय इतिहास में मौर्य काल को एक स्वर्णिम युग के रूप में देखा जाता है। इसका महत्व ये था कि इसने राजनीतिक एकता किया था, सुदृढ़ प्रशासन एस्टेब्लिश किया था, नैतिक रूप से शासन किया था मौर्य वंश ने, और तथा बौद्ध धर्म का वैश्विक प्रचार किया था, तथा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि भारतीय साम्राज्य परंपरा की शुरुआत किया गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मौर्य वंश अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। और अगर आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी समस्या का समाधान करने का। और दोस्तों, जिस पीडीएफ से अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिससे जुड़कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल डे 20 में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।